हेलो चैंपियंस, आपके लिए जो क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम है जो अब कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या होने वाले हैं बायो में। बेसिकली जब मैंने बच्चों से गूगल फॉर्म के थ्रू पूछा कि उनका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है बायो का, तो उन्होंने यानी मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि सर लाइव प्रोसेस आ रहा है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इन तीनों चैप्टर को कवर किया है और तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जिनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है वो मैं बताने जा रहा हूं वन बाय वन। हेलो चैंपियंस, आपके लिए जो क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम है जो अब कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या होने वाले हैं बायो में वो बताने मैं इस वीडियो में आया हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके बायो के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या क्या हैं। बेसिकली जब मैंने बच्चों से गूगल फॉर्म के थ्रू पूछा कि उनका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है बायो का, तो उन्होंने यानी मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि सर लाइव प्रोसेस आ रहा है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है। कुछ बच्चों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी बोला। तो इसीलिए मैंने इन तीनों चैप्टर को कवर किया है और तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जिनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है वो मैं बताने जा रहा हूं वन बाय वन। शुरू कैसे करेंगे? शुरू करेंगे हम लाइव प्रोसेस चैप्टर से। तो लाइव प्रोसेस चैप्टर में ये जो ओपन और क्लोज स्टोमेटल पोर है इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम से जुड़ा हुआ जो थ्योरी है यानी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है यानी मैकेनिज्म। तो ये डायग्राम जरूर कवर कर लीजिएगा लाइव प्रोसेस चैप्टर का। इस पे क्वेश्चन भी बन चुका है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है। तो ये रहा आपका ओपन स्टोमेटल पोर, ये क्लोज स्टोमेटल पोर। डन? क्लियर? चलिए अब लाइव प्रोसेस में अगला जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो जब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे और न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम आपको दिखेगा। अब डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट हैं और उनका फंक्शन। और फंक्शन में सबसे ज्यादा रोल किसका आएगा? सबसे ज्यादा रोल आएगा एंजाइम्स का, है ना। तो यहाँ आपको एंजाइम्स किस लोकेशन पे कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम है उसका फंक्शन बताओ, स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है उसका फंक्शन बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होता है उसका फंक्शन बताओ, है ना। तो एंजाइम्स के नाम, उनका फंक्शन बहुत ज़रूरी है। पेरिस्टाल्टिस क्या होता है वो बताओ, एनल स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं, क्या करती हैं, है ना। और यहाँ बाइल जूस का क्या काम है, एमल्सिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें इस डायग्राम से लिंक कर कर आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि जब फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसका जो पैसेज है वो करेक्ट पैसेज क्या है, यानी पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो ये डायग्राम से ही क्लियर होगा। तो डायग्राम को अच्छे से कवर कर लीजिएगा न्यूट्रिशन चैप्टर में, ह्यूमन बींग्स का, मतलब चैप्टर में नहीं, न्यूट्रिशन टॉपिक में। फिर रिस्पिरेशन का ये जो फ्लो चार्ट है, जहां आपको एक फ्लो चार्ट में एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन क्लियर हो जाता है, ये फ्लो चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की कमी में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब ईस्ट में एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये जो रिस्पिरेशन है वो कितने स्टेप का प्रोसेस है, तो आप देख रहे हो 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप कहाँ होता है? हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, ये ध्यान रखना है। तो ये कॉमन है, चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, ये स्टेप कॉमन है। अब पायरुवेट के बाद डिसाइड होगा क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि एरोबिक है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर अगर आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो ह्यूमन हार्ट में जो चैम्बर्स हैं उनका नाम, ठीक है, और हर चैम्बर का या हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है। तो यहाँ भी आपको इस डायग्राम में पार्ट्स और फंक्शन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी का काम बताओ, पल्मोनरी वेन का काम बताओ, फंक्शन बताओ, है ना। क्लियर? एओर्टा का फंक्शन बताओ। फिर डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऐसे लेबल करके दे देगा कि बताओ एक्स क्या है,
है ना, इस तरीके से लेबलिंग करके दे देगा, बताओ ये कौन सा चैम्बर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं तो उसके लिए ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लेबलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ह्यूमन हार्ट के बाद जो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को साफ साफ दिखाया गया है। कई बार इसको भी लेबलिंग करके पूछ लिया जाता है, तो इस डायग्राम में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, पल्मनरी वेन का फंक्शन क्या है, वेना कावा क्या कर रही है, आर्टरी एओर्टा क्या कर रही है, कैपिलरीज क्या करती है, और कैपिलरीज किसको दिखाया जाएगा, इन तीनों में कैपिलरीज कौन सा है, तो ये कैपिलरीज है। ये ब्लू कलर वाली, वॉयलेट कलर वाली वेन है, रेड कलर वाली जो है वो आर्टरीज है, सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है। ठीक है, तो ये आपका कैसे ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए एल्वुलाई में जाता है, तो एल्वुलाई में भी क्या है, कैपिलरीज है ना, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो दिखाया गया है, तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरॉन का डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम से अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि न्यूरॉन के इम्पल्स, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो का डायरेक्शन बता दो, तो वो डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। साइनेप्स क्या होता है वो ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये डायग्राम बनाकर इसके भी पार्ट्स और इसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। कहाँ से इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, तो डेंड्राइट से प्रोड्यूस होती है। इम्पल्स फ्लो एक्सॉन से होती है और जाकर कहाँ, नर्व एंडिंग में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कन्वर्जन हो जाता है केमिकल्स में, है ना, और फिर केमिकल रिलीज होते हैं तो साइनेप्स को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाकर चिपक जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से सिग्नल फ्लो होता है, तो ये इसीलिए इसका डायग्राम और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो बनता है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, तो यानी दो टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल, कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो इम्पल्स का फ्लो होता है वो एक डायग्राम मतलब एक आर्क बनाता है, जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कहाँ से शुरू होता है, रिसेप्टर से, फिर कहाँ जाता है, सेंसरी न्यूरॉन के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में कहाँ एंड होता है, इफेक्टर तक। कई बार सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन पूछ लिया है डायग्राम देकर कि ये पार्ट्स का नाम बताओ और इनके फंक्शन बताओ। तो कुल मिलाकर डायग्राम में लेबलिंग और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर जब आप ये डायग्राम देखते हो तो कई बार ये डायग्राम देखकर पूछा ये क्या है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जियोट्रॉपिज्म का है, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रेविटी के कारण हो तो जियोट्रॉपिज्म, और ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट के कारण हो तो फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। जैसे यहाँ शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगा, रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। लेकिन इस केस में रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और शूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि स्टिमुलस के तरफ जब मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और स्टिमुलस के अगेंस्ट मूवमेंट होता है तो उसे निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ग्रेविटी स्टिमुलस है, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, रूट भी कहाँ जा रहा है, नीचे, तो रूट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि स्टिमुलस के तरफ जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोनों में क्या है, पौधा है, लेकिन एक में जहाँ खिड़की से लाइट दिख जाए तो वो फोटोट्रॉपिक, जहाँ लाइट ना दिखे बस गमला और पौधा लिखे वो जियोट्रॉपिक। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो फिर इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। और इसमें ये जो फिजन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, तो बाइनरी फिजन एमोइबा और लेशमानिया में देखने को मिलता है, तो ये डायग्राम उसका इंपॉर्टेंट है। कई बार डायग्राम देकर पूछेगा कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो अगर ये डायग्राम देकर पूछे कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो ये मल्टीपल फिजन है, किसमें, प्लाज्मोडियम में। तो ऑर्गेनिज्म का नाम भी पूछ लेता है, तो मोड का नाम हुआ मल्टीपल फिजन और ऑर्गेनिज्म का नाम हुआ प्लाज्मोडियम। उसी तरह अगर पूछे कि ये डायग्राम में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ तो बाइनरी फिजन, किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो एमोइबा, यहाँ भी बाइनरी फिजन लेकिन लेशमानिया। ठीक है, डन। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डायग्राम में ये ब्रायोफिलम जो है जिसके मार्जिन पे जो ये जो लीव्स बड हैं, कलियां कहाँ पाई जाती हैं, इन द नॉचेस ऑफ द
लीफ मार्जिन। ये लीफ का जो मार्जिन है, इस मार्जिन में गड्ढे होते हैं और गड्ढों के अंदर ये कलियां निकलती हैं और ये जब टूट कर गिरती हैं ज़मीन पर तो मिट्टी से नया ब्रायोफिल्म का प्लांट पैदा हो जाता है। तो सीड के अलावा रूट, स्टेम, लीफ या बड का यूज़ करके अगर नया प्लांट ग्रो कर जाए तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कई बार यही देखकर, ये डायग्राम देकर पूछा है कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये डायग्राम देगा। तो ये डायग्राम किसका है? ब्रायोफिल्म का। और ब्रायोफिल्म में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। डन। चलिए, फिर अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट का ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्टेमन, पिस्टिल, फिर पॉलिनेशन है ना। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाए, क्लियर, तो आपको ये पूछ लेगा कि ये जो एंथर है कहाँ? ये रहा एंथर। तो इस एंथर के से निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन आ जाए तो ये कौन सा पॉलिनेशन है? इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो यानी ये डायग्राम में पार्ट्स, उसके फंक्शन और इस फंक्शन में पॉलिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। किसी दूसरे फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन आया तो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, फिर ये फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? खुद ही पहचानो। तो आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल, दोनों एक ही फ्लावर में है, तो इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लेबलिंग करके पूछ देगा, इसको कह देगा x, इसको कह देगा y, इसको कह देगा z, या इसको कह देगा आपका p। इस तरीके से x, y, z देकर पूछ लेगा नाम बताओ। तो जब डायग्राम की लेबलिंग क्लियर होगी तभी तो बता पाओगे कि वो क्या है। लेबल पार्ट का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, और लेबल पार्ट का नाम तभी याद होगा जब डायग्राम आपके बिल्कुल अप टू डेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के डायग्राम थे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो मैंने बता दिए। ठीक है, और इसी तरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम पर देते रहता हूँ, लेकिन टेलीग्राम से ज़्यादा आपके लिए हम लेकर आए हैं हाफ ईयरली नहीं, प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी के लिए अभ्यास बैच। अभ्यास क्यों? ऐसे डायग्राम दिखाकर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराना है आपको, इंपॉर्टेंट असर्शन, रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक मीडियम बच्चा टॉपर बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है ना। बार बार मेहनत करने से हम टॉपर बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना है। और ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम भूल जाते हैं, पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्वेश्चन बनने लगेगा अगर आप हमारे अभ्यास बैच में ज्वाइन करते हो, जो हमारे साल भर का बैच है, जिसमें हम आपको दे रहे हैं लाइव सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लासेस, फिर हम आपको देख रहे हैं चैप्टर वाइज डाउट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस वर्कशीट जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग को, प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करें उसका गाइडेंस, और आपको और ज़्यादा मेंटरशिप करने के लिए आपका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर, जिसमें हम आपको 2 सैम्पल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए देंगे और कराएंगे भी। समझ में आया? और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है वो भी हम 3 कराएंगे, यानी टोटल 5 सैम्पल पेपर कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि अभ्यास बैच में इनरोल कैसे करें। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 बाय अड्डा 24/7, जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे आना होगा। ठीक है, और या तो वीडियो सेक्शन में या तो आप लाइव सेशन में चले जाइए, और लाइव सेशन में ये जो दंगल की जो क्लासेस दिख रही हैं आपको, इस दंगल की जो क्लासेस हैं इनमें से किसी भी क्लास पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ अभ्यास बैच का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है। कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो लिंक मिला है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये अभ्यास बैच का पेज ओपन हो गया। अब अभ्यास बैच जो आपको प्राइस दिख रही है, इस प्राइस पे नहीं, इससे भी कम प्राइस पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा कोड, और कोड है रघु K10। मेरे नाम से कोड बन गया है
ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, रघु K10, और ये आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डन, क्लियर। और अभी ये डिस्काउंट जो दिखा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, 849 के समथिंग मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस प्राइस पे मत जाइएगा, ये प्राइस अभी भी ज़्यादा है, हम आपको इस पर भी कम प्राइस पे दे रहे हैं, 40% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं। बस आपको कोड अप्लाई करना है, रघु K10, क्लियर। तो आई थिंक आज का ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हम पढ़ें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे अपने अभ्यास बैच में। तो अभ्यास बैच में तुरंत एनरोल हो जाइए। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल से भी आपको शेयर करता रहता हूं, तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे, आपको लिंक मेरे लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ रेगुलर बेसिस पे कुछ हैंड रिटन नोट्स, है ना, अपने बैच की लिंक, क्लियर, और आपका जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है, पोल, ये सब कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। देख रहे हो, पोल में क्वेश्चन मैंने दिया है और ये पोर्शन मैं आपको देता हूँ ताकि आप इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे दे सको। तो ये टेलीग्राम की बात हो गई। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात, क्या आपने गौर की क्या कि जब मैंने फोकस किया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट डायग्राम, तो इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा। और मैक्सिमम बच्चों की ये दिक्कत होती है कि बोर्ड एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का बच्चों के पास सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन नहीं है तो हम देने जा रहे हैं सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन है, आपके लिए लेकर आए हैं हम अभ्यास बैच। इस अभ्यास बैच में हम आपको कराएंगे अपने लाइव सेशन में क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस, चाहे वो क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड हो, हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, हर वैरायटी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको अपने लाइव सेशन में, इस अभ्यास बैच में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आ जाओ अभ्यास बैच में। तो लाइव सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ 5 सैंपल पेपर हम आपको देंगे, 3 आपके फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और 2 हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। और सैंपल पेपर सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है, और ये हम आपको अभ्यास बैच में कराएंगे। आपको चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकें। आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देंगे जहां आप वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करके खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। हम आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स देंगे, जैसा कि हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया ना आपको हैंड रिटन नोट्स, है ना। ये तो केवल एक पेज है, और ऐसा एनसीईआरटी के साइंस के हर चैप्टर का, फुल चैप्टर का आपको ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा आपको अभ्यास बैच में। साथ ही साथ आंसर प्रेजेंटेशन के लिए भी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे ताकि आपको गाइड और मेंटर कर सकें अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है, ठीक है। लेकिन आप इस अभ्यास बैच से जुड़े कैसे सर, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया है, प्री बोर्ड भी आ जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये अभ्यास बैच आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम तक वैलिड रहेगा। यानी इस बैच की वैलिडिटी 1 साल है, 12 महीने है ना। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब चैनल जिस पर आप देख रहे हो ये वीडियो, दैट इज़ क्लास 10 बाय अड्डा 24/7। इस यूट्यूब चैनल पे जब आप लाइव सेशन में कोई भी दंगल वाली वीडियो अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये ओपन कर ली, तो इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ अभ्यास बैच का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे अभ्यास बैच का ये पोर्टल, वेबसाइट, मतलब जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको जाना है बाई दांव पे और कोड अप्लाई कर देना है। कोड ध्यान से सुनिएगा, रघु K10, क्या, रघु K10, ठीक है। और जैसे ही ये कोड आप अप्लाई करेंगे इस बैच की प्राइस कम हो जाएगी, और ये बैच आपको 1200 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 849 में आपको ये बैच मिल जाएगा।
तो इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि रघु K10 कोड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिस्काउंट पर आपको ये बैच मिल जाए। और इस बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो धुआंधार प्रैक्टिस होगी, सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे और आपका हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड सब कुछ में आप फोड़ दोगे, है ना। तो जल्दी से जाइए, अभी एनरोल कीजिए अभ्यास बैच में। लिंक मैंने आपको बता दिया हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए, गेट एनरोल्ड इन अभ्यास बैच और अभ्यास शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।